दोस्तों, पुरानी दिल्ली की गलियां जहां हर पत्थर में एक कहानी छुपी है, हर दीवार के पीछे एक राज दबा है। लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आज मैं आपको ले जा रहा हूं चांदनी चौक की एक ऐसी हवेली में जो 100 साल से खाली पड़ी है, जहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है, जहां दीवारों से खून रिसता है और जहां जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। ये है 25 साल की अनन्या की कहानी। एक लड़की जो अपनी दादी की पुरानी हवेली में रहने गई थी और फिर जो हुआ वो किसी भी नाइटमेयर से भी बदतर था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। मार्च महीने की एक शाम अनन्या अपने एक बड़े से सूटकेस के साथ एक संकरी गली में खड़ी थी। उसकी दादी का 3 महीने पहले निधन हो गया था और अब पुरानी हवेली खाली पड़ी थी। अनन्या एक इंटीरियर डिजाइनर थी और उसने सोचा था कि वो हवेली को रिनोवेट करके बेच देगी। हवेली चांदनी चौक के पीछे की एक तंग गली में थी, 3 मंजिला मुगल शैली में बनी हुई। बाहर से देखने पर भव्य लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी थी। दरवाजे का ताला खोलते समय अनन्या के हाथ कांप रहे थे। ताला इतना पुराना था कि उसमें जंग लग गई थी। जब आखिरकार दरवाजा खुला तो अंदर से एक तेज बदबू आई, नमी और सड़न की मिलीजुली गंध। अनन्या ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स धुंधली पड़ गई थीं और सामने की दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा हुआ था। लेकिन उस आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, सिर्फ अंधेरा। अनन्या ने सोचा कि शायद धूल जमी होगी। उसने आईने को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां आईने को छूने वाली थीं, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी कलाई पकड़ रहा हो। वो चौंक कर पीछे हटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शाम को 7 बज चुके थे। अनन्या ने अपना सामान दूसरी मंजिल के एक कमरे में रखा। यह कमरा सबसे साफ लग रहा था। खिड़की से गली का नजारा दिखता था और हल्की रोशनी आ रही थी। उसने डिसाइड किया कि पहली रात यहीं बिता लेगी और कल से क्लीनिंग शुरू करेगी। रात के 9 बजे उसने लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद कहां आनी थी। हवेली बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। कोई आवाज नहीं, यहां तक कि बाहर की गली से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे अनन्या को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नीचे की मंजिल पर चल रहा हो। धीमे भारी कदम, 1 2 3, फिर रुक जाते, फिर शुरू होते। अनन्या ने सोचा कि शायद पुरानी इमारत की आवाजें हैं, लकड़ी सिकुड़ती होगी। लेकिन फिर वो कदम सीढ़ियों पर आने लगे, धीरे धीरे। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। अनन्या की सांस रुक गई। उसने कमरे का दरवाजा लॉक किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कदम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। अब वे गलियारे में चल रहे थे, उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। फिर वे उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गए। पूरी रात अनन्या जागती रही। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, वो महसूस कर सकती थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, बस एक खौफनाक खामोशी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो अनन्या ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान, धूल में साफ दिख रहे थे। और वो निशान उसके दरवाजे तक आते थे और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ जाते थे। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि शायद रात को कोई चोर आया होगा। दिन में उसने हवेली एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पहली मंजिल में एक बड़ा ड्राइंग रूम था, एक डाइनिंग एरिया और एक किचन। सब कुछ पुराना और जर्जर, लेकिन एक चीज अजीब थी,
डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें रखी हुई थीं और उन प्लेटों में ताजा खाना था, रोटी और सब्जी। भाप निकल रही थी। अनन्या की समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? हवेली तो 3 महीने से बंद पड़ी थी। उसने किचन चेक किया। चूल्हा ठंडा था, कोई बर्तन नहीं धुला था। फिर यह खाना कहां से आया? तभी उसे महसूस हुआ कि घर में तापमान अचानक गिर गया है। इतनी ठंड कि उसकी सांस भाप बनकर निकलने लगी। और फिर उसे किचन के कोने में कुछ दिखा। एक परछाई, काली घनी परछाई जो हिल रही थी। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी। अनन्या चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो परछाई एक आकार लेने लगी, एक औरत का आकार। लंबे बाल, मुड़ी हुई कमर और चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधला काला छेद। अनन्या भागी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में, दरवाजा बंद किया और कांपने लगी। 2 घंटे बाद जब अनन्या थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने सोचा कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रही है। नींद की कमी और पुरानी हवेली का माहौल। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, तीसरी मंजिल पर क्या है? उसने अभी तक वहां जाकर नहीं देखा था। शाम के 5 बजे अनन्या तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। सीढ़ियां सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। दीवारों पर खून जैसे धब्बे लगे हुए थे, या शायद ये सिर्फ नमी के निशान थे। तीसरी मंजिल पर 3 कमरे थे। पहले 2 कमरे खाली थे, बस कुछ पुराने फर्नीचर और धूल। लेकिन तीसरे कमरे का दरवाजा बंद था और उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। लेकिन यह ताला बाहर से नहीं, अंदर से लगाया गया था, जैसे कोई अंदर से खुद को बंद करना चाहता था। अनन्या ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक अंदर से एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, रोने की आवाज, धीमी दर्द भरी सिसकियां। कौन है अंदर? अनन्या ने पूछा। रोना रुक गया, पूरी खामोशी। फिर दरवाजे पर अंदर से कोई खुरचने लगा। नाखूनों की आवाज, तेज, डेस्परेट, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अनन्या 3 कदम पीछे हट गई और फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट दरवाजे की दरार से आती हुई, मुझे बाहर निकालो। अनन्या भागकर नीचे आई। उसने तय किया कि वो आज रात यहां नहीं रुकेगी। लेकिन जब उसने बाहर निकलने के लिए मेन डोर खोला तो डोर नहीं खुला। ताला अंदर से लगा हुआ था, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। वो फंस गई थी उस हवेली में, उस किसी चीज के साथ। घबराहट में अनन्या ने दादी के पुराने कमरे को ढूंढा। शायद वहां कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। दादी का कमरा पहली मंजिल पर था। वहां अभी भी दादी की खुशबू थी, अगरबत्ती और पुराने कपड़ों की मिली जुली गंध। अलमारी में कुछ पुराने कपड़ों के बीच अनन्या को एक डायरी मिली, मोटी चमड़े से बंधी हुई डायरी। उसने उसे खोला। पहले पेज पर लिखा था, रीना की डायरी 1985। रीना उसकी दादी का नाम था। अनन्या ने पढ़ना शुरू किया। 15 मार्च 1985। आज मुझे इस हवेली के बारे में सच पता चला। मेरी सास ने मुझे बताया कि यह हवेली शापित है। 1947 में पार्टीशन के दौरान इस हवेली में एक भयानक घटना हुई थी। हवेली के पुराने मालिक ने अपनी बेटी को तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी। उसे वहां भूखा प्यासा रखा गया। 3 दिन बाद जब दरवाजा खोला गया तो वो मर चुकी थी।
लेकिन मरने से पहले उसने दरवाजे को अपने खून से खुरचा था, अपने नाखूनों से, बाहर निकलने की कोशिश में। उसका नाम था सुमन डॉट। अगला पेज। 20 मार्च 1985। पिछली रात मैंने सुमन को देखा। वो तीसरी मंजिल की खिड़की से मुझे देख रही थी। उसका चेहरा इतना दर्द से भरा था, मैं रो पड़ी। और आखिरी एंट्री 25 दिसंबर 2023। मुझे पता है कि मेरा समय आ गया है। सुमन हर रात मुझसे मिलने आती है। वो अब गुस्से में नहीं है, वो बस अकेली है। उसे कोई चाहिए जो उसकी कहानी सुने, जो उसके दर्द को समझे। अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो प्लीज सुमन को आजाद करो। तीसरी मंजिल के कमरे में एक पुरानी ट्रंक है, उसमें सुमन के खत हैं। उन खतों को उसके प्रेमी के परिवार तक पहुंचाओ। उसका नाम था अहमद। अनन्या के हाथों में डायरी कांप रही थी। अब उसे सब समझ आ गया। वो औरत, वो परछाई, वो सुमन थी। रात के 10 बज गए थे। पूरी हवेली में अंधेरा था। अनन्या ने टॉर्च जलाई और तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। तीसरे कमरे के सामने खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। सुमन, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। कमरे के अंदर से सन्नाटा। फिर धीरे धीरे ताला अपने आप खुलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का मंजर देखकर अनन्या की चीख निकल गई। दीवारें खून से सनी हुई थीं। पूरी दीवार पर खरोंच के निशान थे और फर्श पर एक पुरानी ट्रंक पड़ी थी। कमरे के कोने में एक साया था, सुमन का साया। लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था कि देखना मुश्किल था। अनन्या ने हिम्मत करके ट्रंक खोली। अंदर पुराने खत थे। पीले पड़ चुके कागजों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। मैं इन्हें ले जाऊंगी, अनन्या ने कहा। मैं अहमद के परिवार को ढूंढूंगी। सुमन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो खून का आंसू था। अनन्या खत लेकर नीचे आ रही थी। तभी उसे एक और चीज नजर आई। ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो फ्रेम। उसने उसे ध्यान से देखा। फोटो में एक फैमिली थी। एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और एक लड़की। वो लड़की सुमन थी। लेकिन फोटो में एक और चीज थी। बूढ़े आदमी के हाथ में एक चाबी थी और उस चाबी पर खून लगा हुआ था। तभी अनन्या को समझ आया, सुमन को सिर्फ बंद नहीं किया गया था, उसके पिता ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। 3 दिन तक वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और उस आईने में जो मेन डोर के सामने लगा था, उसमें अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, उसमें सुमन दिख रही थी। लेकिन अब वो शांत नहीं थी। अब वो गुस्से में थी, क्योंकि अनन्या ने ट्रंक में खतों के नीचे कुछ और देखा था। एक डायरी, सुमन की डायरी। और उस डायरी में लिखा था एक भयानक सच। अनन्या ने कांपते हाथों से सुमन की डायरी पढ़ी। 10 अगस्त 1947। अब्बू ने मुझे यहां बंद कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं पहले से ही मर चुकी हूं, अंदर से। जब मैंने अहमद को देखा था, उस दिन रात को गली में उसका शव, उसे मार दिया गया था। अब्बू ने मरवाया था। मैं अब जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं मरूंगी नहीं। मैं यहीं
यहीं रहूंगी, इस हवेली में, हमेशा। और जो भी यहां आएगा मैं उसे अपने दर्द का एहसास कराऊंगी। अगला पेज और भी डरावना था। 12 अगस्त 1947। आज दूसरा दिन है। मेरे नाखून टूट गए हैं, खून निकल रहा है, लेकिन मैं दरवाजा खुरचती रहूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर निकली तो मैं अपने अब्बू को मार दूंगी, जैसे उन्होंने अहमद को मारा था। और फिर आखिरी एंट्री, 14 अगस्त 1947। आज आखिरी दिन है। मेरी सांस रुक रही है, लेकिन मरने से पहले मैंने एक कसम खाई है, इस हवेली में जो भी रहेगा उसकी सबसे प्यारी चीज मैं छीन लूंगी, जैसे मुझसे अहमद छीना गया था। और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कोई मुझे शांति नहीं देगा। अनन्या के दिमाग में बिजली कौंधी। उसकी दादी ने अपना पति खो दिया था। 30 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक। और उससे पहले इस हवेली में रहने वाले लोगों के साथ भी कुछ न कुछ होता रहा था। सुमन का बदला अभी भी जारी था। अनन्या को समझ आ गया कि वो खतरे में है, उसे तुरंत यहां से निकलना था। लेकिन तभी पूरी हवेली में अंधेरा हो गया। उसका फोन भी बंद हो गया। और फिर सामने के आईने से सुमन बाहर निकली। हाँ, लिटरली बाहर निकली, जैसे आईना एक पोर्टल हो। लेकिन अब वो वैसी नहीं दिख रही थी। अब उसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह काली, मुंह से खून टपक रहा था, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि फर्श तक पहुंच रहे थे। तुम यहां से नहीं जाओगी, सुमन ने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, सिर्फ नफरत थी। अनन्या चीखी और पीछे भागी, लेकिन जहां भी वो जाती सुमन वहां पहले से मौजूद होती। दीवारों से निकलती, फर्श से, छत से। मुझे माफ करो, अनन्या चिल्लाई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। झूठ, सुमन गुर्राई। सब झूठ बोलते हैं। अहमद ने कहा था वो मुझे बचाएगा, अब्बू ने कहा था वो मुझे समझते हैं। सब झूठ। अनन्या दूसरी मंजिल पर पहुंची। उसके कमरे में उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा टूट गया। सुमन अंदर आई। अब वो फर्श पर रेंग रही थी, जैसे कोई सांप। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। आज तुम मरोगी, सुमन ने गुस्से से कहा। लेकिन तभी अनन्या को कुछ याद आया। डायरी में लिखा था, कोई मुझे शांति दे। सुमन, अनन्या ने जोर से कहा, अहमद अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुमन रुक गई। वो मर गया? हाँ, अनन्या ने कहा, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम यहां इस हवेली में फंसी हो, तुम मुझसे मिल नहीं सकती। लेकिन अगर तुम जाने दो, अगर तुम अपनी नफरत छोड़ दो, तो तुम आजाद हो जाओगी, और फिर तुम अहमद से मिल सकोगी। सुमन की आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। काला रंग हटने लगा। अहमद, उसने धीरे से कहा। हाँ, अनन्या ने कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस जाने दो, सबको जाने दो। सुमन रोने लगी, लेकिन इस बार खून के आंसू नहीं थे, सामान्य आंसू थे। मैं बहुत थक गई हूं, उसने कहा। मुझे पता है, अन्या ने कहा। 75 साल तुम यहां अकेली रही हो, अब जाने का समय आ गया है। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। वो रोशनी खिड़की से आ रही थी,
लेकिन बाहर तो अंधेरा था। सुमन ने खिड़की की तरफ देखा। उस रोशनी में एक आकृति थी, एक आदमी की आकृति। वो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। अहमद, सुमन ने कहा। हाँ, वो अहमद था। युवा, खूबसूरत। वो मुस्कुरा रहा था और अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था सुमन की तरफ। सुमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब शांत था। पहली बार 75 सालों में वो खुश दिख रही थी। शुक्रिया, उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, और फिर वो रोशनी में चली गई अहमद के साथ। दोनों धीरे धीरे गायब हो गए। रोशनी बंद हो गई। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार ये एक शांत अंधेरा था, डरावना नहीं। अनन्या ने गहरी सांस ली। वो बच गई थी। अगली सुबह जब अनन्या जागी तो उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो खत थे, सुमन के खत। उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की। इस बार डोर आसानी से खुल गया। बाहर सड़क पर नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लोग दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। अनन्या ने हवेली को आखिरी बार देखा। अब ये उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बस एक पुरानी इमारत थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस हवेली को बेचेगी नहीं, बल्कि इसे एक म्यूजियम बना देगी, पार्टीशन के समय के विक्टिम्स की याद में। और सुमन के खत, वो उन्हें नेशनल आर्काइव्स में डोनेट कर देगी, ताकि लोग जान सकें कि उस समय क्या क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही अनन्या गली से बाहर निकलने वाली थी, एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। बेटी, तुम रीना की पोती हो ना? हाँ, अनन्या ने कहा। बूढ़ी औरत ने अनन्या को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। अच्छा हुआ कि तुमने सुमन को शांति दे दी। लेकिन बेटी, एक बात बताऊं? क्या इस हवेली में सिर्फ सुमन की आत्मा नहीं थी? अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, 1947 में इस हवेली में 12 लोग मारे गए थे पार्टीशन की राइट्स में। सुमन तो बस एक थी, बाकी 11 आत्माएं अभी भी वहां हैं। अनन्या ने घबराकर हवेली की तरफ देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की पर 11 परछाइयां खड़ी थीं। सब अनन्या को देख रही थी। तुमने सुमन को तो आजाद कर दिया, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन अब बाकी लोग भी आजादी चाहेंगे, और उनमें से कुछ इतने दयालु नहीं है। अनन्या को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। तुम कौन हो? उसने बूढ़ी औरत से पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। बूढ़ा चेहरा युवा होने लगा। झुर्रियां गायब हो गई। मैं वो हूं जो 1947 में सबसे पहले मरी थी इस हवेली में। मेरा नाम था रुखसाना। और फिर वो गायब हो गई हवा में। अनन्या भागी, जितनी तेज भाग सकती थी, गली से बाहर, चांदनी चौक के मेन रोड पर। लेकिन जब उसने अपने फोन को चेक किया तो उसमें एक मैसेज था, अननोन नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, तुमने एक को आजाद किया, अब बाकी 11 को भी आजाद करना होगा, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे जहां भी तुम जाओगी। और मैसेज के नीचे एक फोटो अटैच थी।
अनन्या ने फोटो खोली। उसकी सांस रुक गई। फोटो में अनन्या अपने फ्लैट में सो रही थी और उसके बिस्तर के चारों तरफ 11 परछाइयां खड़ी थीं। सब उसे देख रही थी। यह फोटो आज रात की थी, जब वो हवेली में थी। अनन्या ने फोटो को झूम करके देखा। बिस्तर पर सोने वाली लड़की का चेहरा साफ दिखा। वो अनन्या नहीं थी, वो सुमन थी। अनन्या का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ और याद आया। जब वो पहली रात हवेली में सोई थी, तब उसने सपना देखा था। एक अजीब सा सपना जिसमें सुमन उससे मिल रही थी और सुमन ने उससे कहा था, क्या तुम मेरी जगह ले लोगी? क्या तुम 75 साल मेरे लिए यहां रह सकती हो? उस समय अनन्या ने सोचा था कि यह सिर्फ एक नाइटमेयर है, लेकिन अब उसे समझ आया, वो सिर्फ सपना नहीं था, वो एक सौदा था, एक डील। सुमन ने अनन्या के शरीर में प्रवेश करने के लिए परमिशन मांगी थी और अनन्या ने नींद में हाँ कह दी थी। अनन्या ने झटके से अपने हाथ देखे। वे नॉर्मल थे। उसने अपना चेहरा फील किया, वो भी नॉर्मल था। लेकिन फिर उसने पास की दुकान की शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा और जो उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी नाइटमेयर थी। शीशे में सुमन का चेहरा दिख रहा था, अनन्या का नहीं। नहीं, रुको, अगर वो हवेली में थी तो फिर उसके फ्लैट में कौन सो रहा था? नहीं, अनन्या चिल्लाई, ये नहीं हो सकता। लेकिन लोग उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे वो कोई पागल हो। एक आदमी ने पास आकर पूछा, बेटी तुम ठीक हो? अनन्या ने उससे पूछा, मैं कैसी दिख रही हूं? तुम नॉर्मल दिख रही हो, एक यंग लड़की की तरह। तो बाकी लोगों को अनन्या ही दिख रहा था, लेकिन अनन्या खुद को सुमन के रूप में देख रही थी। क्या वो धीरे धीरे सुमन बन रही थी? अनन्या तेजी से अपने फ्लैट की तरफ भागी। उसे यह देखना था कि वहां कौन है। पर 45 मिनट बाद वो अपने फ्लैट पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर उसकी मां बैठी थी और उसके सामने एक लड़की बैठी थी। वो लड़की बिल्कुल अनन्या जैसी दिख रही थी। मम्मी, अनन्या चिल्लाई, लेकिन उसकी मां ने उसकी तरफ देखा और डर गई। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरा घोंप दिया। उसकी मां, उसकी अपनी मां उसे नहीं पहचान रही थी। मम्मी, मैं अनन्या हूं, वो रोते हुए बोली। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की बोली, अनन्या की आवाज में, मम्मी ये कौन पागल औरत है? पुलिस को कॉल करो। अनन्या की मां ने फोन उठाया। नहीं नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी बेटी हूं। अनन्या रोने लगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो भागी, फ्लैट से बाहर, बिल्डिंग से बाहर। सड़क पर खड़ी होकर उसने फिर से शीशे में देखा। अब उसका पूरा चेहरा सुमन का हो गया था। पुराने कपड़े, 1940 की साड़ी और आंखों में वही दर्द। तभी उसे एक बात समझ आई। सुमन ने उसे धोखा दिया था। उसने फ्रीडम की बात करके अनन्या को ट्रैप किया था। अब सुमन अनन्या के शरीर में जी रही थी।
मॉडर्न वर्ल्ड में आजाद। और अनन्या अनन्या अब सुमन बन गई थी, 1947 में फंसी हुई, हमेशा के लिए। अचानक अनन्या महसूस कर सकती थी कि वो वापस खींची जा रही है उस हवेली की तरफ, जैसे कोई इनविजिबल रस्सी उसे खींच रही हो। वो लड़ना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे वो फिर से उस हवेली में थी, तीसरी मंजिल पर, उसी कमरे में। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, ताला लग गया, और अनन्या को समझ आ गया अब यह उसकी जेल थी, अगले 75 सालों तक, या शायद हमेशा के लिए। बाहर से उसे सुमन की हंसी सुनाई दी। शुक्रिया अनन्या, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी और तुम मेरा दर्द जीऊंगी। अनन्या चीखी, लेकिन उसकी चीख उस कमरे की दीवारों में गूंज कर रह गई। और पुरानी दिल्ली की गलियों में एक नई कहानी शुरू हो गई। एक लड़की की कहानी जो एक रात में गायब हो गई और जिसकी जगह कोई और ले गया। आज भी अगर आप चांदनी चौक की उस गली में जाएं और रात को उस हवेली के पास से गुजरे, तो आपको एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देगी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं अनन्या हूं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह सुमन की आत्मा है। और सुमन, वो अब अनन्या के रूप में खुशी खुशी जी रही है। कॉलेज जाती है, फ्रेंड्स के साथ घूमती है, सोशल मीडिया पर फोटो डालती है। कोई नहीं जानता कि वो असली अनन्या नहीं है। और अनन्या, वो हर रात उस कमरे में दरवाजा खुरचती है अपने नाखूनों से, ठीक वैसे ही जैसे सुमन ने 75 साल पहले किया था। क्योंकि अब ये उसकी सजा है, हमेशा के लिए। पुरानी दिल्ली में आज भी कई ऐसी हवेलियां हैं जो सालों से खाली पड़ी हैं। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शायद वहां कोई अन्य फंसी हुई है, किसी कमरे में, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप किस तरह की हॉरर स्टोरीज सुनना चाहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी पसंद की कहानी अगले वीडियो में आ सकती है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते नई नई डरावनी कहानियां आती रहेंगी। तब तक के लिए रात को अकेले सोते समय जरा सावधान रहिएगा। पता नहीं आपके बिस्तर के नीचे कौन छुपा हो।